Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 23rd of July 2025. तो गाइज आज है तारीख 23 जुलाई 2025 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को आप सभी लोग डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कमचटका पेनिनसुला को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जैसे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभ आरंभ करते हैं। वैसे आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन में बहुत सारे टॉपिक हैं जो डिस्कस करने हैं। आपके सामने जो ये स्क्रीन पर चल रहा है ये आज का पेज नंबर 1 है। और जैसा कि कल हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि जो हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने रिजाइन कर दिया। हेल्थ का कुछ यहाँ पर इशू था उनको, जिस वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट हो चुका है। नाउ वाइस प्रेसिडेंट के लिए वापस से इलेक्शंस होंगे, वापस से इलेक्टोरल रूल के थ्रू इलेक्शन करवाया जाएगा। कल वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या होती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक वाइस प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन किया गया है, उनके पावर, फंक्शंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एवरीथिंग। ये सारी चीज़ें कल हम डिस्कस कर चुके हैं, तो रिपीटेड टॉपिक है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक आर्टिकल यह है, तो दोस्तों यहाँ पे बस खाली एक अपडेट है छोटा सा। यह आपको पता होगा आज से 2 महीने पहले एक बड़ा विवाद उठा था कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उन्होंने बहुत सारे तमिलनाडु की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ की विधानसभा, उनकी साइड से जो बिल पास किए जाते थे वो तमिलनाडु के गवर्नर रोक कर रख लेते थे। उस बिल पे ज़्यादा अपना कह सकते हैं ना ही उसको एक्सेप्टेंस देना कि एक्सेप्ट किया है, ना ही उसको रिजेक्ट करना, अपने पॉकेट में उसको रख लेते थे, जिसको कई बार पॉकेट वीटो की पावर की तरह कंसीडर किया गया। और फिर कई बार क्या होता है कि वो जो बिल है वो कह सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए कि प्रेसिडेंट इसको रिव्यू करेंगे, आगे प्रेसिडेंट के लिए उसको बिल को बढ़ा देते थे। तो उस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक बड़ा कह सकते हैं ऑर्डर पास किया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, इतने समय में, इतने दायरे में जो स्टेट के गवर्नर होते हैं, उसके अलावा चाहे हमारे प्रेसिडेंट क्यों ना हो, इनको ये जवाब देना होगा, इतने समय के भीतर भीतर उनको ये जो बिल है उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी होगी। यानी बिल अप्रूव करो, रिजेक्ट करो, जो भी चीज़ें हैं, फाइनली यहाँ पर अपनी साइड से कोई ओपिनियन तो शेयर करो, जो पहले नहीं शेयर हो रहा था। तो बिल ऐसे ही पड़ा रहता था। तो ये मुद्दा कई बार उठा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन सुना दिया था, आपको पता है, आज से 3 महीने पहले। तो अभी ना इसको लेकर एक बड़ा डिसीजन आना बाकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर प्रेसिडेंट ने फिर क्वेश्चन किया, क्या प्रेसिडेंट की ये जो बिल को विदहोल्ड करने वाली पावर है, क्या प्रेसिडेंट को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकता है? इसको लेकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से प्रश्न किया गया। नाउ सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि देखो, अब जो भी प्रेसिडेंट की साइड से प्रश्न किया गया है उस पर हमारा उत्तर देना बनता है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस को थोड़े समय बाद देखा जाएगा। और जो भी कोर्ट है, कोर्ट ये कह रहा है प्रेसिडेंट के थ्रू जितने भी क्वेश्चन उठाए गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर हम देंगे, लेकिन अगस्त के महीने में, बीच अगस्त में। तो अभी के लिए कोई भी इसमें बड़ा अपडेट नहीं है, थोड़े समय रुक जाओ, सारी इन्फॉर्मेशन सामने वापस से आएगी। तो एग्जामिनेशन के लिए अभी ये 2 आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली जो इन्फॉर्मेशन एग्जाम के लिए रेलिवेंट थी इस वाले आर्टिकल से, वो मैं कल पढ़ा चुका हूँ, कल वाला वीडियो देख लेना, थंबनेल हमने क्रिएट किया हुआ है। आगे आएंगे और देखो आज अखबार में क्या क्या चीज़ें काम की हैं। फिर सीधा पेज नंबर 8 पर आओगे तो आपको एक एडिटोरियल मिलेगा। यहाँ पर यह है एडिटोरियल हमारा सबसे काम का, आज का वह केवल एक ही एडिटोरियल काम का है। यहाँ पे राइटर ने डिस्कशन किया है वर्क फ्रॉम होम के बारे में, कि वर्क फ्रॉम होम हम बात तो करते हैं, कई बार वर्क फ्रॉम होम अच्छा भी लगता है, कोविड-19 में वर्क फ्रॉम होम बहुत प्रमोट किया गया, लेकिन इस वर्क फ्रॉम होम में कुछ समस्याएं भी हैं। उन समस्याओं के कुछ ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, वो राइटर ने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे, मतलब थोड़ी थोड़ी माइक्रो डिटेल से वो आपको पता चल जाएगी। कुछ सर्वे वगैरह है तो उस सर्वे के माध्यम से आपके पास में कुछ फैक्ट इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। फिर सीधा पेज नंबर 10 पर आएंगे, विच इज टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आज बहुत काम का है, बहुत काम का मतलब सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्रॉमिस के बारे में, कि भारत ने जो प्रॉमिस किया है न्यूक्लियर पावर को लेकर, उस जर्नी में हम किस बात पर चल रहे हैं और अभी हमें क्या क्या चीज़ें करनी बाकी हैं, क्या क्या सुधार कर सकते हैं जिससे इंडिया की न्यूक्लियर पावर एनर्जी को हम लोग और ज़्यादा बेहतर कर सकें। देखो पूरा पेज है, ये पूरा ही पेज पे इस आर्टिकल को कवर किया गया है। इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपके इसके नोट्स भी क्रिएट करे हैं, कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, तो वो भी आपको जानने को मिलेगा।
फिर पेज नंबर 11 पर आओगे, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट का पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 वैसे ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बट आज ये भी काम का है। यहाँ पे बात हो रही है कैसे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल जो ड्राफ्ट्स हैं उससे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को इमेजिन किया गया। अब आपको पता है भारत का जो संविधान है इसको बनने में काफ़ी समय लगा। देश आज़ाद हुआ 1947 में, लेकिन हमारा जो संविधान अडॉप्ट होता है वो 1950 में अडॉप्ट होता है। बीच में काफ़ी समय लगा क्योंकि दुनिया का सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है। तो किस तरीके से, क्योंकि ये तैयारी बहुत पहले से हो चुकी थी, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में बहुत पहले से इमेजिन कर लिए गए थे। तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्ट हैं वो भी आ चुके थे, जिसमें यहाँ पर आप कह सकते हैं कि गांधीयन आइडियोलॉजी भी आती है, ठीक है। एम एन रॉय जी का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, हिंदू महासभा का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये अलग अलग जो भी संविधान आए, इन संविधान में क्या क्या चीज़ें डिफरेंट थी और अपने संविधान में हमने इन पुराने संविधान से क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की हैं। इसलिए ये आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर उसी का अगला पेज, पेज नंबर 12 पर आओगे तो अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये वाला आर्टिकल काम का है, ये भी आर्टिकल काम का है। दोनों के दोनों हमारे डिफेंस के पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट है। यहाँ पे बात हो रही है किस चीज़ के बारे में? मिग 21 जो फाइटर जेट्स है दोस्तों, ये बहुत पुराने हो चुके हैं, क्योंकि मिग 21 फाइटर जेट को सबसे पहली बार 1963 में खरीदा गया था। अब ये इतने पुराने हो चुके हैं, इनको रिटायर करना ज़रूरी है। तो इनको रिटायर करके नए फाइटर जेट्स अपने पास में आएंगे, जिसका नाम है तेजस MK1A। तो तेजस MK1A के बारे में ही पता होना चाहिए, मिग 21 के बारे में पता होना चाहिए। डोंट वरी, पढ़ाऊंगा आपको डिटेल से। फिर उसके बाद दूसरा जो आर्टिकल है ये भी काफ़ी काम का है, क्योंकि हमारे आर्मी को पहला बैच मिल चुका है अपाची हेलीकॉप्टर का, क्योंकि हमने यूएसए से डील करी थी अपाची हेलीकॉप्टर को परचेज करने के लिए। तो ये जो पहला बैच है वो आ चुका है। तो ये अपाची हेलीकॉप्टर कितने ज़्यादा स्पेशल हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, ये जानना ज़रूरी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आगे आते हैं। देन बीच में पेज नंबर 13 बेकार है, सीधा पेज नंबर 14 पर आओ। अब पेज नंबर 14 पर दोस्तों यहाँ पर वैसे दो आर्टिकल हैं, ये हम लोग लगातार डिस्कस कर रहे हैं, इसमें कुछ काम का है नहीं आज। ये वाला आर्टिकल दोस्तों हमारे लिए ज़्यादा काम का है। इस आर्टिकल में एक स्कीम के बारे में डिस्कशन हो रहा है जिसका नाम है नमस्ते स्कीम। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ये नमस्ते स्कीम जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न पहले भी बन चुका है, वो तो जानेंगे। लेकिन यहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजर्स के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि भारत में मैनुअल स्कैवेंजर को लेकर गवर्नमेंट का डेटा पहले कुछ और बोलता था, बट आज जो ये डेटा है ये चौंकाने वाला है कि आज भी दोस्तों यहाँ पर जिन लोगों से जो ये गटर्स वगैरह होती हैं जो साफ़ करवाई जाती है, ये जो साफ़ करने वाले व्यक्ति हैं इनको बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स। तो इनकी मृत्यु हो रही है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि इनको प्रोटेक्टिव किट्स नहीं देते, कोई इक्विपमेंट नहीं दिया, कोई मास्क, कोई ग्लव्स, कुछ नहीं, ऐसे मैनुअली यहाँ पर इनसे गटर साफ करवाया जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई है। क्यों? क्योंकि गटर में से बहुत सारी हैजार्डस टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं। तो इस केस को यहाँ पर डील किया गया है, एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्टली मैटर है क्या। बहुत काम का टॉपिक है ये, क्योंकि हमारे पास में ये डेली एडिशन न्यूज़पेपर है दोस्तों। तो सीधा आपको लास्ट में 19वें पेज पर आना है। 19वें पेज पर साइंस का पेज मिलता है जिसको अक्सर लोग स्किप करते हैं, आपको नहीं स्किप करना है। यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से 2 बार यूपीएससी में क्वेश्चन बन चुका है, रबर प्लांटेशन के बारे में। उसके अलावा यहाँ पर बात की जा रही है जो केरला है भारत का, यहाँ पे हमारे इंडिया का 90% रबर का प्रोडक्शन होता है। लेकिन आज क्या हो रहा है कि केरला के अंदर में जो रबर वाले पेड़ होते हैं जिससे रबर बनाई जाती है, वो पेड़ कहीं ना कहीं बीमारी से अफेक्ट हो रहे हैं। और वो बीमारी जो फैल रही है वो एक फंगस की वजह से फैल रही है, ठीक है, जिसको फफूंदी कहते हैं, फंजाई कहते हैं, उसकी वजह से फैल रही है। लेकिन ये जो फंजाई है इसको फैलाता बीटल है। तो बीटल फंजाई का कनेक्शन क्या है और इसका रबर प्लांटेशन पर इफेक्ट क्या हो रहा है वो यहाँ पर समझाया गया है, इसको भी कवर करेंगे। तो ये आज का हमारा एक पर्टिकुलर इंडेक्स हो गया, ये मैंने समझा दिया क्या क्या डिस्कशन में रहेगा। शुरुआत करें, चलिए। सबसे पहले हम जो जंप करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर, वो क्या होगा? वो है आज का हमारा थंबनेल वाला टॉपिक। ये द हिंदू में पब्लिश हो चुका है, इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनर सेक्शन में पब्लिश हो चुका है। यहाँ पर और भी मल्टीपल सोर्सेस मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे चर्चाएं हो रही हैं AK-203 राइफल्स के बारे में। हमने बहुत समय से डिस्कशन नहीं किया है, लगभग साल भर से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। AK-203 राइफल्स अभी चर्चाओं में है, इंडियन आर्मी की एक नई ताकत आज के समय पर यह देखने को मिल रही है। लेकिन क्वेश्चन यह है कि सर ये क्यों चर्चाओं में, इसके पीछे का न्यूज़ क्या है? न्यूज़ यह है दोस्तों क्योंकि भारत में इसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। 50,000 से ज़्यादा यूनिट्स ऑलरेडी बना दी जा चुकी हैं, हमारे आर्मी को सौंपा जा रहा है। और ये कहाँ पे हो रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर अमेठी में। याद रखना ये राइफल्स बन रही हैं। ये AK-203 आज माना जा रहा है दुनिया की बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा एडवांस राइफ़ल है। एक ऐसी राइफ़ल जो 1 मिनट के अंदर 700 बुलेट्स दागने की ताकत रखती है। ये अमेठी में बन रही है, मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट है, इसमें रशिया हमारी हेल्प कर रहा है, याद रखिएगा।
इसको नाम दिया गया है शेर। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया है? शेर। और इस राइफल से हम अपनी पुरानी वाली राइफल्स को रिप्लेस कर देंगे। पुरानी वाली वो राइफल्स जो कई बार बीच में जाम हो जाती थी, हमारे सोल्जर्स को बहुत परेशान किया करती थी। अभी उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि AK-203 राइफल आज के समय की, बिल्कुल आज के करंट समय के हिसाब से मॉडर्न एजॉल्ट राइफल बनाई गई है। और याद रखिए, ये कैलाश निकाऊ सीरीज़ का हिस्सा है। कैलाश निकाऊ बेसिकली राइफल की एक पूरी सीरीज़ है। ठीक है, जिसमें AK-47 भी आता है, AK-74 भी आता है। ये सब कैलाश निकाऊ की सीरीज़ में आती हैं। ठीक है, इसी में ही दोस्तों AK-47, AK-74 से भी ज़्यादा एडवांस राइफल कौन सी हो गई? AK-203 हो गई। ये मॉडर्न वॉरफेयर को देखते हुए बनाई गई है। आज के ज़माने के जो युद्ध हो रहे हैं उसके हिसाब से बनाई गई है, ताकि बॉर्डर पर एक अल्टीमेट प्रोटेक्शन दी जा सके, हमारे सोल्जर्स को एक बड़ी ताकत प्रोवाइड करवाई जा सके। ये भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इससे पहले दोस्तों, क्योंकि अब ये राइफल भारत की आर्मी के पास में आ रही हैं। इससे पहले जो हम राइफल यूज़ करते थे वो थी इंसेस राइफल। याद रखिए, वो इस प्रकार से दिखाई देती थी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम यह है, कई बार अक्सर चलाते चलाते ये राइफल जाम हो जाती थी अचानक से। और उसके अलावा जब कहीं पर ठंडा हो, यानी कि जैसे सियाचिन ग्लेशियर है या लद्दाख वाली जगह है, यहाँ पे ठंड रहती है, तो ठंडे कंडीशंस में ये ऑटोमेटिक जाम हो जाती है। इसका परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार हो जाता है। इसमें जो बुलेट है वो भी काफ़ी छोटे साइज़ की है, जिस वजह से यहाँ पर इसका जो परफॉर्मेंस है वो बेकार हो जाता है। तो इसीलिए अब यहाँ पे कोशिश की गई है कि इतने पुराने राइफल्स को, इंसेस राइफल्स को हटाया जाए और हटाकर यहाँ पर एक नई राइफल को इंडियन आर्मी को सौंपा जाए। और जो नई राइफल दोस्तों आज के समय पर चर्चाओं में है वो आपको पता चल चुका है, AK-203। ये ज़्यादा पावरफुल है, इसमें बुलेट का साइज़ भी ज़्यादा बड़ा है, कैलिबर की चौड़ाई जो है ज़्यादा बड़ी है। ये सब क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ, सो डोंट वरी। तो जो पुराने वाले राइफल में प्रॉब्लम थी ना कि अक्सर जाम हो जाना या ठंडे रीजन में काम ना करना या ठंडे रीजन में बढ़िया परफॉर्मेंस ना देना, वो सारी कमियां दोस्तों यहाँ पर ख़त्म कर दी गई हैं। तो इस तरीके से ये AK-203 राइफल्स को रेडी किया गया है। ये वो राइफल आपको नीचे दिखाई देगी ब्लैक कलर की। इसके स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बताया। इसकी रेंज दोस्तों 800 मीटर के आसपास है, 800 मीटर्स के आसपास। और मैंने आपको बताया कि 1 मिनट के अंदर अंदर लगभग 700 ये फायर कर सकता है। ठीक है, ये इसकी पूरी एक मेन पावर है। और ये रशिया, ऑब्वियसली रशिया ने हमारी हेल्प की है, तो रशिया ने हमारे हेल्प की है ताकि हम ये राइफल्स बना सकें। तो एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल भी तो इंडिया रशिया ने मिलकर डेवलप किया है, वो भी एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट के थ्रू किया गया है। वैसे ही दोस्तों यहाँ पर ये इन वाली मिसाइल्स का भी काम हुआ है। इनका प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश के अंदर अमेठी में। अब ये कंपनीज कौन कौन सी हैं? ये जो कंपनी तैयार की गई है जॉइंट वेंचर कंपनी, वो है इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर इंडिया रशिया दोनों का एक इंपॉर्टेंट रोल है। दोनों मिलकर राइफल्स को बना रहे हैं। तो ये कंपनी बनाई गई है और ये कंपनी ही क्या कर रही है, ये AK-203 राइफल्स को बना रही है। और इस कंपनी में योगदान किस किस का है मैंने आपको बताया, इंडिया रशिया दोनों का। भारत का जो पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हुआ करता था, जो आज के समय पर एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कहलाता है, एक तो इस वाली कंपनी में ये शामिल है इंडिया की साइड से। रशिया की साइड से जो यहाँ के रशिया का रोसोबोरोन एक्सपोर्ट है, यानी कि जो रशिया का आर्म्स एक्सपोर्ट एजेंसी है, ठीक है, रशिया का यहाँ पर कैलाश निकाऊ, यहाँ पर एक अलग से पर्टिकुलर यूनिट है, तो ये सब भी इसमें शामिल हैं। तो इंडिया रशिया के जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन के माध्यम से ये राइफल्स बनाई जा रही हैं भारत के अंदर में। तो ये प्रोजेक्ट क्या करता है, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को सपोर्ट करता है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हमारा टारगेट भी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेपन्स हम अपने देश में बनाएं और उसको एक्सपोर्ट करें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में, लाइक ब्रह्मोस। ब्रह्मोस भी हमने फिलीपींस को एक्सपोर्ट किया और भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जो अपनी दिलचस्पी दिखा रही हैं ब्रह्मोस के अंदर में। लेकिन ब्रह्मोस हमने अकेले बनाया तो नहीं है, ये रशिया की मदद से बनाया है। वैसे ही दोस्तों AK-203 के साथ में है। फिर एक तरीका दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछने जाने का यह है कि आपसे कंपैरिजन पूछा जा सकता है इंसेस और AK-203 के बीच का। ठीक है, तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कैलिबर की बात करेंगे, यानी कि इसमें जो बुलेट लग रही है उस बुलेट का साइज़ क्या है। तो पहले वाले में बुलेट का साइज़ छोटा था, अब की बार बुलेट का साइज़ यहाँ पर बड़ा है, क्योंकि कैलिबर जो आगे पतला सा पाइप होता है गन में, उसका साइज़ है, और जितना वो साइज़ होगा उतने ही साइज़ की उसमें बुलेट आएगी। ठीक है, फायरिंग रेट्स क्या है, पहले 1 मिनट में 600 राउंड्स फायर कर सकता था INSAS। जो नई वाली AK-203 है ये 1 मिनट में 700 राउंड्स को फायर कर सकती है। पहले वाली राइफल की रेंज कम थी, केवल 400 मीटर थी, इस वाले की रेंज 800 मीटर है। और पहले वाले का वजन भी ज़्यादा था तो चलाने में डिफिकल्टी होती थी, इस बार वजन थोड़ा सा कम किया गया है, 3.8 kg के आसपास किया गया है। लेंथ देखोगे तो यहाँ पर लेंथ भी इस बार कम हुई है। उसके अलावा यहाँ पर जो मैगजीन राउंड्स हैं वो भी नई वाली राइफल में बढ़ाए गए हैं।
तो ज़्यादा पावर, ज़्यादा फीचर्स यहाँ पर मिलेंगे हमारे आर्मी पर्सनल को ये गन को ऑपरेट करने में। ठीक है, हायर पावर की गन है जैसे मैंने आपको बताया, जिसको रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एक तो छोटी भी है, लाइट भी है, तो जंगल में, पहाड़ों में, किसी भी जगह पर काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, चलाना बहुत ज़्यादा आसान इसको होगा। अब सर जो कॉन्ट्रैक्ट हमने रशिया के साथ में किया है, उसकी कुछ डिटेल्स बता दो सर जी। डिटेल्स क्या हैं? जो टोटल पैसा खर्च हो रहा है दोस्तों इन राइफ़ल्स को बनाने में, वो है 5,200 करोड़। 5,200 करोड़, ये कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं हो गया? कितनी राइफ़ल्स हम बना रहे हैं? तो दोस्तों राइफ़ल्स जो बनाने की बात हुई है, वो है 6 लाख से ज़्यादा राइफ़ल्स। 6 लाख से ज़्यादा राइफ़ल्स बनाई जाएँगी, इसलिए यहाँ पर ये मैसिव अमाउंट खर्चा जा रहा है। और अभी तक मैंने आपको बताया ना, जो न्यूज़ भी कवर हो रही है, जुलाई 2025 तक 48,000 राइफ़ल्स का जो कंप्लीट प्रोडक्शन है वो किया जा चुका है। तो सर ये 6 लाख राइफ़ल्स बनेंगी कब तक? कोई टारगेट वगैरह सेट किया है या नहीं किया है? बिल्कुल सेट किया है, दिसंबर 2030 तक फुल डिलीवरी हो जाएगी ये सारे के सारे राइफ़ल्स की, 6 लाख AK-203 राइफ़ल्स की। ये राइफ़ल्स मैंने आपको बताया इंडियन आर्मी सोल्जर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं, स्पेशली लाइन ऑफ कंट्रोल यानी पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर। ये आराम से जो हमारे आर्मी पर्सनल्स हैं, आर्मी सोल्जर्स हैं, इनको चलाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, और ये जो राइफ़ल है ब्लॉक भी नहीं होगी, जाम भी नहीं होगी ठंड पड़ने की वजह से। तो ये पूरा प्रोजेक्ट हमारे लिए मैटर बहुत करता है, क्योंकि इंडिया को ये तैयार करता है मैसिव तरीके से कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में, ताकि हम यहाँ पर इन कंट्रीज़ को, जो ये जो दोनों देश हैं पाकिस्तान, चाइना, इन दोनों को काउंटर कर सकें जब जब ये अपनी जो कह सकते हैं एक्टिविटीज़ है वो दिखाते हैं। उसके अलावा सेल्फ रिलायंस ही हम लोगों ने इस पे काम किया है, यानी कि रशिया हमको सपोर्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है, अब टेक्नोलॉजी आ गई है अपने पास में, तो हम खुद से बना पाएंगे, यानी आत्मनिर्भर भारत वाला जो इनिशिएटिव है वो प्रमोट हो रहा है। उसके अलावा अब बनाने के लिए बहुत सारे लोग भी तो चाहिए होंगे, तो बहुत सारी नौकरियां इसमें जनरेट हो रही हैं, इंडस्ट्रियल बेस यहाँ पर बन रहे हैं, जिससे इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। इतनी बात ध्यान में रखना, पहला आर्टिकल हो गया समाप्त। आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज़ आर्टिकल पर। अगला न्यूज़ आर्टिकल भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है, लेकिन इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो ये है कि अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये जो शानदार सा पीडीएफ दिखाई दे रहा है, हर एक चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं, कहीं पर फोटोज़ की रिक्वायरमेंट है वो फोटोज़ दिए गए हैं, आपके बड़े बड़े एडिटोरियल हैं, है ना, आर्टिकल्स हैं, उनके इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए गए हैं। ठीक है, जो फैक्ट है, डेटा है, वो सब मेंशन किया गया है। तो ये पीडीएफ दोस्तों आपका एक कंप्लीट होता है डेली करंट अफेयर्स का। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स का एक पूरा पैकेज है डेली बेसिस पे, जिसमें एडिटोरियल भी हैं, छोटे न्यूज़ भी हैं, बड़े न्यूज़ भी हैं, पीवाईक्यूज़ भी हैं, सब कुछ है। और ये जो दोस्तों पीडीएफ है, ये हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलता है। लेकिन मिलता कहाँ पर है? अपने पेड ग्रुप के अंदर में। आप पेड ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं, क्योंकि ये कोई आपके लिए बहुत महंगा नहीं पड़ने वाला है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक इस ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए। इसमें रोजाना कंटेंट पब्लिश हो रहा है, उस कंटेंट को कंज्यूम कीजिए। आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि वो डेमो वीडियोस पहले भी मैं बना चुका हूँ कि पहले एग्जामिनेशन में कितने कितने क्वेश्चन अपने वीडियो से डायरेक्टली पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर इस ग्रुप को ज्वाइन करने का मन बनाया है तो आपको करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना है। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। याद रखना, ये पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में है और हिंदी का ट्रांसलेशन भी एकदम अल्टीमेट लेवल पर है, तो दोनों मीडियम के एस्पिरेंट्स को बहुत हेल्प मिलने वाली है। दूसरी बात, आपका जो ये अमाउंट है, ये मत सोचना कि सर रिकवर होने में टाइम तो नहीं लग जाएगा। तो हाथों हाथ ये अमाउंट रिकवर हो जाएगा, क्योंकि आपको जब ये ग्रुप में ऐड हो गए ना, तो डेली बेसिस पे पीडीएफ तो मिलेंगे आज से, अगर आप मान लो आज ग्रुप में ऐड हो जाते हैं तो। लेकिन पुराने सभी पीडीएफ्स आपके हाथ में आ जाएंगे, तो अमाउंट आपका रिकवरेबल है, क्योंकि कंटेंट सारा वहां पर प्रोवाइडेड है। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। लेकिन यार एक काम छोटा सा कर दिया करो, वीडियो पे लाइक का बटन है, लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री में है, तो मेक श्योर करा करो वीडियो पे लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दो, ताकि अपना सपोर्ट वीडियोस के प्रति आप लोग दिखा सकें। चलिए दोस्तों, अगला आर्टिकल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम का। ये वाला टॉपिक आप लिंक कर पाएंगे अपना जीएस पेपर नंबर 2 के साथ में, हेल्थ के साथ में, पॉलिटी के साथ में, गवर्नेंस के साथ में, सोसाइटल इश्यूज़ के साथ में। जीएस पेपर नंबर 1 में आ जाएगा वो, तो इन सब टॉपिक से लिंक हो जाएगा। ये मैटर है क्या? तो आज हमारे आर्टिकल में ये मेंशन किया गया है कि 90% से ज़्यादा जो सीवर डेथ वर्कर्स हैं, उनके पास में कोई सेफ्टी गियर था ही नहीं।
मामला क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में आपको पता है कि मॉनसून सेशन शुरू हो चुका है। अब पार्लियामेंट में बड़े-बड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं, पार्लियामेंट में बड़ी-बड़ी चीज़ों को दिखाया जाएगा। ठीक है कि सर बताइए इस पे क्या गवर्नमेंट कर रही है, इस पे क्या कर रही है, तो वो सब चीज़ें हमारे सामने आएँगी। एक्चुअली में क्या हुआ, सितंबर 2023 में सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने कमीशन किया एक स्टडी की शुरुआत की गई और उस स्टडी में एनालाइज करते हुए हमको ये पता चला कि साल 2022 से साल 2023 के बीच में 54 लोगों की मृत्यु हुई है हमारे देश के अलग अलग 17 डिस्ट्रिक्ट से। ये डिस्ट्रिक्ट्स हमारे राज्यों के भी हैं, यूनियन टेरिटरीज के भी हैं। तो 54 मृत्यु हुई हैं। ये 54 मृत्यु किस चीज़ से लिंक करती हैं? सीवर डेथ हैं, याद रखना। मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से होती हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है? जब यहाँ पर एक इंसान अपने हाथों से कोई गटर साफ कर रहा हो, घर का टैंकर भी साफ करवाते हैं, बाहर रास्ते में गटर्स बने होते हैं उनको साफ करवाया जाता है, तो वो मैनुअल स्कैवेंजिंग कहा जाता है। इवन गवर्नमेंट का डेटा ये बताता है कि लगभग 150 लोगों की जान जा चुकी है हमारे पूरे देश में 2022 और 2023 में, इसी मैनुअल स्कैवेंजिंग के प्रोसेस की वजह से। इनमें से जितने भी लोगों की ये जान गई है, इसमें सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? सभी लोगों को बचाया जा सकता था लेकिन बचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर मात्रा में इक्विपमेंट्स नहीं दिए गए। यही तो बोला गया कि भाई इतने सारे जान गई तो है, लेकिन 54 डेथ ऐसी हैं जो ये 2022-23 में हुई हैं, वो ऐसी डेथ हैं दोस्तों जिसमें कोई भी इक्विपमेंट नहीं दिया। मतलब ये केसेस जो आए इसमें से 47 केसेस ऐसे हैं जिसमें कोई भी इक्विपमेंट नहीं दिया। भाई ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर एक गटर में उसको साफ करने के लिए भेजा जा रहा है कि भाई आपको ये साफ करना है, तो कम से कम उसको एक मास्क तो दे दो, उसके हाथ में ग्लव्स तो पहना दो, उसको एक बूट तो दे दो, ताकि यहाँ पर वो अपने जीवन को तो सुरक्षित रख सके। क्योंकि इस गटर में से कितनी सारी हैजार्डस गैसेस निकल रही हैं ये हम सभी को पता है। कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं ये हम सभी को पता है। ये प्रदूषण कितना घातक है, कितना खतरनाक है इस व्यक्ति के लिए जो भी इसमें यहाँ पर गया है इसकी सफाई करने के लिए, वो हमें पता है। लेकिन इसको साफ करते वक्त जो ये सैनिटेशन वर्कर हैं इनको कोई भी प्रॉपर इक्विपमेंट्स प्रोवाइड नहीं करवाए गए। और प्रॉब्लम यह है दोस्तों, आज भी हम किसी इक्विपमेंट पे काम नहीं कर रहे, ये समस्या होने के बावजूद भी। तो ये केसेस क्या करते हैं? ये केसेस हमको दर्शाते हैं कि कम से कम भाई इन लोगों के लिए काम करो। तो आप कहोगे सर केवल 47 केसेस ही तो ऐसे हैं जिनको इक्विपमेंट नहीं दिए गए थे। 47 केसेस ऐसे हैं जिनको कोई भी प्रकार का इक्विपमेंट नहीं दिया। इनमें और भी लोगों की जो मृत्यु हुई है वो पता है किसकी वजह से हुई हैं? केवल उनको ग्लव्स पकड़ा दिए गए, लो भाई ग्लव्स, ये रहे इक्विपमेंट। मास्क नहीं मिला उनको, बूट्स नहीं मिले उनको। ये है प्रॉब्लम। तो एक प्रॉपर किट आती है, प्रॉपर किट जिसको यहाँ पर बोलते हैं हम लोग पर्सनलाइज प्रोटेक्टिव किट। तो ये प्रोटेक्टिव किट यहाँ पर इन लोगों को पहनाई जा सकती है। उसके बाद आप यहाँ पर ये वर्क कर सकते हैं। अब तो फिलहाल मशीन्स आ चुकी हैं, मशीन्स के थ्रू किया जाता है, लेकिन फिर भी मैनुअल स्कैवेंजिंग आज होती है देश के अंदर में। लेकिन इससे होने वाली जो डेथ है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इंडिया की इमेज को और कम कर देता है। क्योंकि नेक्स्ट हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने की तरफ बात करते हैं 2047 तक। उसके अलावा आप देखोगे जो हमारी इकॉनमी है आज 4th लार्जेस्ट इकॉनमी की तरह देखी जाती है। तो हमें ये समस्याएं, ये माइन्यूट सी समस्याएं, जिस समस्याओं को डील किया जा सकता है केवल एक इक्विपमेंट किट प्रोवाइड करवा के, क्या हम उतना भी नहीं कर सकते? क्वेश्चन ये उठता है। तो इस पे थोड़ा सा काम करना होगा। क्योंकि दूसरी तरफ आप देखोगे फिर प्रश्न कहाँ पे उठेगा? प्रश्न ये उठेगा कि गवर्नमेंट ने तो स्कीम चला रखी है, नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम का मेन पर्पस तो यही है ना कि जो जितने भी ये मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं जो इस प्रकार के वर्क में फंसे हुए हैं, उन सभी की प्रॉब्लम को एड्रेस करना, उन सभी की समस्याओं को सुनना, इसलिए नमस्ते स्कीम लेकर आई गई थी। तो ये बताओ क्या नमस्ते स्कीम में कमी है? क्योंकि ये जो कम स्कीम है इसने अभी तक बहुत सारे केसेस को आइडेंटिफाई किया है, उसमें लोगों को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाएं, ये किट प्रोवाइड करवाई हैं। लेकिन अभी आपको थोड़ा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करना होगा। जो लोग अभी इस स्कीम के फ़ायदे नहीं उठा पा रहे हैं उनको इसके बारे में बताना होगा और समझाना होगा कि भाई यहाँ पर ये इक्विपमेंट्स किट्स हैं, ये किट आपको प्रोवाइड करवाई जाती है प्रॉपर गियर के साथ में। इसको पहने बिना आपको ये मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम नहीं करना है अगर आपको अपनी जान प्यारी है। तो ये अवेयरनेस फैलानी बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऑब्वियसली प्रॉब्लम ये होती है ना, फैमिली को चलाना है, एक व्यक्ति के ऊपर में ये है, तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो वही प्रॉब्लम आज भी नज़र आती है, समझ रहे हैं? तो ये मैनुअल स्कैवेंजिंग की जो समस्या है वो देखने को मिली। अब इंडिया में ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ठीक है। बार बार यहाँ पे गवर्नमेंट का डेटा भी आता है कि क्या मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से भारत में कोई डेथ नहीं होती, ये नहीं होता। ऑफिशियल डेटा नहीं है वो, आज भी होती है। और आज भी ये जो वर्क है दोस्तों ये करवाया जा रहा है। प्रॉब्लम यह है कि जब मशीन से वो इक्विपमेंट्स है तो उनका यूज़ होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। क्योंकि तीसरी तरफ अगर इसका तीसरा साइड देखोगे तो वो ये है कि संविधान ने बहुत सारे अधिकार जो दिए हुए हैं वो इन लोगों के पास में भी तो है।
राइट टू डिग्निटी का अधिकार इनके पास में भी तो है, राइट टू लाइफ का अधिकार इनके पास में भी तो है, वो सारे फंडामेंटल राइट्स इनके पास में भी है, सभी लोगों के लिए हैं वो फंडामेंटल राइट्स। तो जो मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रैक्टिस है, इसको हम जितना जल्दी रोक सकें उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये प्रैक्टिस कौन सी है मैं आपको बता चुका हूं, जब एक व्यक्ति अपने हाथों के थ्रू मैनुअली ह्यूमन वेस्ट को साफ कर रहा हो, एक गटर को साफ कर रहा हो। और हाल ही में ये तो देखो 2019 से 2022 के बीच में यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्लेम किया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से 0 डेथ हुई है। कारण था कोविड-19, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई मृत्यु नहीं हुई मैनुअल स्कैवेंजिंग की मैनुअल स्कैवेंजिंग की में। ठीक है, अब 2022 तक कोई मृत्यु नहीं हुई, लेकिन 2022 और 2023 का डेटा देखोगे तो 54 के आसपास डेथ हो चुकी हैं। डेथ के पीछे का कारण कि उनको प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं मिले, प्रॉपर किट नहीं मिली। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम लंबे समय से आ रही है, और इस प्रॉब्लम की वजह से मतलब आप कह सकते हैं कई बार कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन भी होता है। कई बार थॉट्स ऐसे होते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो कास्ट है ये लोअर कास्ट है, इसी को ये काम करना है। तो ये भेदभाव कर रही होती हैं ये सारी की सारी चीज़ें, जो बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी अप्रोच क्या है कि हमें लॉ के माध्यम से कानूनी तौर पर सुधार करने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन की भी बात करनी होगी। सोशल अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, इन लोगों को और मजबूत करने की ज़रूरत है कि इनके प्रति कम से कम ये जो इनह्यूमन प्रैक्टिस है वो तो ना हो ना। ठीक है, भले ही 2019 और 2022 के बीच में डेथ नहीं हुई, लेकिन उसके बाद डेथ हुई है। तो अब क्वेश्चन आता है कि अब क्या करना है। अब ये करना है कि आपके पास में जो लॉज हैं उनको एक्टिव कर दो। आपने लॉज बनाए तो हैं, लेकिन लॉज वर्क नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव सरकार ने चलाए हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग को काउंटर करने के लिए, लेकिन क्या वो इनिशिएटिव सही तरीके से काम कर रहे हैं? क्वेश्चन तो ये उठता है ना। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होता है, ये आप समझ गए कि एक इंसान जब यहाँ पर क्या कर रहा है, ड्राई लेटरिन्स, पब्लिक स्ट्रीट, उसके अलावा सेप्टिक टैंक्स, इन सब की सफाई करता है अपने हाथ से। ये डीह्यूमनाइजिंग है, ये आर्टिकल 21 को वॉयलेट करता है, राइट टू डिग्निटी को वॉयलेट करता है। ठीक है, उस व्यक्ति का भी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक गरिमा है, उसका उल्लंघन हो रहा है। और दूसरी बात, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ये बढ़ावा देता है। कई बार थॉट्स होते हैं बहुत सारे दिमाग में, लोगों के थॉट्स दिमाग में ये चल रहे होते हैं कि ये लोअर कास्ट का है, इसका काम है गटर साफ करना, तो यहाँ पर ये करेगा। ठीक है, इसी को ये वर्क करना है, दूसरा और कोई नहीं करेगा। तो ये क्या हो रहा है, ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को और ज़्यादा बढ़ा रहा है, जाति के आधार पे जो भेदभाव है उसको और ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है। समझ रहे हैं? तो ये है दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि आज भी जो मैनुअल स्कैवेंजिंग हो रही है उसके पीछे के मेन कारण क्या है, फैक्टर क्या है। पहला फैक्टर है कास्ट सिस्टम, जो मैंने आपको समझाया। सोशल एक्सपेक्टेशन कई बार होती है कि जो दलित कम्युनिटीज़ हैं वही ये वाला काम करेंगे, ये वही यहाँ पर इन गटर को साफ करेंगे। ठीक है, ये सोसाइटी के यहाँ पर कई बार माइंडसेट, बहुत से लोगों का यहाँ पर जो माइंडसेट है वो लंबे समय से वही चल रहा है, वो आज भी यहाँ पर करता है। दूसरी तरफ देखोगे इकोनॉमिक कंपल्शन, ये कई बार गरीबी है, गरीबी एक इंसान को मार देती है पूरी तरह से। गरीबी से एक इंसान बहुत परेशान होता है तो वो किसी प्रकार का भी काम कर सकता है। मैनुअल स्कैवेंजिंग उसको सही लगती है, वो मैनुअल स्कैवेंजिंग कर लेता है। ठीक है, तीसरी तरफ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है, अनरेगुलेटेड कॉन्ट्रैक्टर्स। भाई उनको कम से कम इक्विपमेंट तो नहीं दिया जाता, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे काम करवा लो, नहीं दिया जाता, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कुछ भी नहीं। जैसे तैसे यहाँ पर उनको दिहाड़ी मिल जाएगी, उनको बस खाली गटर साफ करना है। एक दिहाड़ी के लिए यहाँ पर वो इंसान अपना जीवन दांव पे लगा रहा है। ठीक है, वो जीवन दांव पे इसलिए लगा रहा है क्योंकि उस गटर में बहुत सारे हार्मफुल गैसेस हैं, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स हैं, जो उसके जीवन को बेकार कर सकता है। समझ रहे हैं? फिर बात आती है लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी मेजर्स की। तो हमारे पास में वो कौन कौन से लॉज हैं, बहुत कौन कौन से कानून हैं जो बेसिकली इन मैनुअल स्कैवेंजिंग को रोकने का काम करता है, या मैनुअल स्कैवेंजिंग में हो चुकी मृत्यु जो है उनमें मुआवजा देने की बात करता है। तो ऐसे कौन कौन से लॉज हैं, बहुत सारे लॉज हैं अपने पास में। ठीक है, एक यहाँ पर है PEMSR एक्ट, प्रोहिबिट मैनुअल स्कैवेंजिंग मैंडेट रिहेबिलिटेशन। तो जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है वो ख़त्म किया जाए, और जितने भी स्कैवेंजर्स हैं उनके जीवन को कहीं दूसरी तरफ तक शिफ्ट किया जाए, ताकि उनको एक अच्छा रोजगार मिल सके, अपने जीवन को सही तरीके से व्यतीत कर सकें। ठीक है, फिर इसी में अमेंडमेंट भी हो गया था 2020 में, उसको लेकर बात हो रही है। फिर बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इनसैनिटरी लैट्रिन्स एक्ट 2013 आया, जहाँ पर जो ये कह सकते हैं कि टॉयलेट्स वगैरह हैं, इनके मेंटेनेंस की बात हुई। ठीक है, कि इनको मेंटेन करके रखा जाए। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट आपको देखने को मिलेगा कि भाई इन लोगों पे जो अत्याचार है वो रोका जाए। ठीक है, जो स्केड्यूल कास्ट है उनको प्रोटेक्ट करता है ये पर्टिकुलर एक्ट। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई 2014 में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सीवर डेथ अगर होती है, किसी व्यक्ति की यहाँ पर इस तरीके से मैनुअल स्कैवेंजिंग करते वक्त मृत्यु होती है, तो कम से कम उसके परिवार को 10 लाख रुपये का ये मुआवजा, ये कंपनसेशन देना चाहिए। फिर हमने कुछ स्कीम शुरू कर दी, जैसे लाइक नमस्ते स्कीम, जिसके बारे में भी हमने बात की है।
नमस्ते हो गया, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज, स्वच्छ भारत अभियान, ये सारी स्कीम्स हो गई। ये सैनिटेशन वर्कर्स के मर्यादा को आगे बढ़ाने की बात करती हैं, उनकी रिस्पेक्ट करने की बात करती हैं। फिर राष्ट्रीय गरिमा अभियान हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय गरिमा अभियान भी क्या है, मैनुअल स्कैवेंजिंग से ही रिलेटेड है। मैनुअल स्कैवेंजिंग के बारे में सोशल अवेयरनेस फैलाने का काम करता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। तो ये इनिशिएटिव्स थोड़े थोड़े याद रखिएगा क्योंकि ये हमारे लिए काम के हैं। तो क्वेश्चन यह है कि सर आज भी हम इसको कम नहीं कर पाए हैं, ये है प्रश्न। हाँ, बिल्कुल सही प्रश्न है, क्योंकि पहले कोविड के समय पर भले ही डेथ ना हुई हो, लेकिन आज भी मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से डेथ हो रही है। तो अब यहाँ पर हमें इसको डील करना है, और डील करते हुए हमें ध्यान में ये रखना है कि इन सभी व्यक्तियों को बचाया जा सके। बचाने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि इनको यहाँ पर ये प्रोटेक्शन किट देनी है। अगर हम इनको नहीं बचाते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एक तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बढ़ता रहेगा, ठीक है, वही कम्युनिटी के आधार पे देखने को मिलेगा। कास्ट ऑपरेशन होगा कि लोअर कास्ट है ये करेगा ये काम। दूसरा, हेल्थ इम्प्लीकेशन, जिस व्यक्ति से फोर्सफुली करवाया जा रहा है उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, स्किन इन्फेक्शन, उसको इंजरी हो सकती है, ठीक, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है पूरा हेल्थ की वजह से, जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता है। ये सभी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है, क्योंकि संविधान को देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लीगल प्रोटेक्शन दी गई है इस प्रकार के वर्क के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 17 बात करता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कि भाई कई बार यहाँ पर बोलते हैं कि ये मतलब अनटचेबिलिटी के तौर पे कई बार कास्ट को देखा जाता है कि नहीं, इनसे नहीं बोलना है ना, इनको नहीं छूना है, इस प्रकार की चीज़ें चल रही होती हैं। वो माइंडसेट, मतलब इतिहास में ये सब चीज़ें हुई हैं, तो वही सब चीज़ें दोस्तों आज भी कंटिन्यू है, पूरी तरह से समाप्त थोड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, होता है आज भी। आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ोगे, एक दो केस आपको डेली बेसिस पे या 2-3 दिन के अंदर में मिल जाएंगे। होता है आज भी, ये कोई वो वाली बात नहीं है कि हाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है, हो रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 17 यहाँ पर क्या है, ये इसी चीज़ को रोकने की बात करता है। आर्टिकल 21 एक इंसान का जो यहाँ पर डिग्निटी है, उसका, उसकी जो जीवन के गरिमा है, उसका जो लाइफ है, उसकी प्रोटेक्शन की बात करता है। आर्टिकल 23 जो ये ज़बरदस्ती लेबर का काम करवाया जा रहा है उसको रोकने की बात करता है। आर्टिकल 46 जो है ये है ड्यूटी ऑफ द स्टेट, डीपीएसपी, ये बात करता है स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स को सोशल इनजस्टिस से प्रोटेक्ट किया जाए, ये हमारा कर्तव्य है कि भाई इनको जो हो रहा समाज में अन्याय है उससे बचाया जाए। तो ये कुछ यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफ गार्ड्स हैं जिसके थ्रू इनको प्रोटेक्शन दी जाती है। बट कहीं ना कहीं अगर फिर भी इस पर्टिकुलर कंडीशन की वजह से डेथ हो रही है तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो वायलेट हो रहे हैं, समझ रहे हैं, ये जो राइट्स हैं उनका उल्लंघन हो रहा है। तो करना क्या है कि भाई जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो भी ये काम करवा रहे हैं, पहली बात उनके खिलाफ एक सख्त एक्शन लेना। अगर काम हो भी रहा है तो उनको एक अच्छे से कह सकते हैं मशीन्स के थ्रू करवाना, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और जो व्यक्ति ने जो कोशिश ये करो मैनुअल स्कैवेंजिंग खत्म हो जाए, और खत्म होने के बाद में वो व्यक्ति जिसकी नौकरी जा चुकी है मैनुअल स्कैवेंजिंग की, उसको स्किल दो, उसको यहाँ पर दूसरी जगह पर शिफ्ट करो कि दूसरी जगह पर वो वर्क कर सके। ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हाँ उसको कोई नुकसान भी नहीं होगा, दूसरी जगह वर्क पर शिफ्ट भी हो जाएगा, वहाँ पे वो आराम से अपना जीवन चला पाएगा। लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि हर एक प्रकार के रिसोर्सेज की जो जिम्मेदारी है वो लोकल गवर्नमेंट ले, और लोकल गवर्नमेंट किसी भी हालात में ये मैनुअल स्कैवेंजिंग की वजह से अपने एरिया में मृत्यु ना होने दे। समझ गए? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोग अपना सकते हैं। लास्ट में मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज़ इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, और ये क्वेश्चन लिखने के बाद में, यानी इसका आंसर लिखने के बाद में आप सभी लोग को सबमिट करना है। कहाँ पर, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, डिस्पाइट द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड सेवरल लेजिस्लेटिव मेजर्स मैनुअल स्कैवेंजिंग परसिस्ट इन इंडिया, क्रिटिकली एग्जामिन। ये दो क्वेश्चंस हैं, दोनों में से एक चॉइस है, कोई सा भी एक अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं। पहला पढ़ा देता हूं। पहला क्या कहता है, इतने सारे संवैधानिक प्रोटेक्शन होने के बावजूद भी, इतने सारे लॉज होने के बावजूद भी, इतने सारे नियम होने के बावजूद भी आज भी भारत के अंदर मैनुअल स्कैवेंजिंग एग्जिस्ट करता है। इसके पीछे क्या कारण है बताइए ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन के अपना आंसर लिखिएगा। अब इसके लिए दोस्तों जब शुरुआत करोगे ना तो आपको बताना है मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या हैं, लॉज क्या हैं, फिर आपको मैनुअल स्कैवेंजिंग जो आज हो रही है उसके पीछे के फैक्टर्स बताना है, लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। ऐसे प्रश्न लिखा जाता है जिससे हर एक पॉइंट्स टारगेट हो रहे हो, ठीक है। तो अच्छा सा आंसर लिखो और उसके बाद सबमिट कर सकते हैं आप कहाँ पर, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाकर लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे ही फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पर ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पर डेली बेसिस पे सबमिट कर रहे हैं। आप भी अपने आंसर्स को वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं और एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
अगले न्यूज़ आर्टिकल पर दोस्तों हम लोग डायरेक्टली आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ से यूपीएससी ने 2016 में प्रश्न भी पूछा था। आप सोचोगे सर आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ा दी, इनिशिएटिव वगैरह पढ़ा दिया, क्या क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं? बन जाते हैं। 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय गरिमा अभियान, ये एक नेशनल कैंपेन है, बताओ किस चीज़ से रिलेटेड है? ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये किस से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर सी, इसका मेन पर्पज़ है मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रैक्टिस को ख़त्म किया जाए, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। ऐसे ही ट्रेंड ये ना चल रहा है, 2025 का ट्रेंड भी ऐसे ही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन को लेकर इस बार प्रश्न पूछा गया था 2025 में, जो मई के महीने में प्रीलिम्स में पेपर हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगले न्यूज़ आर्टिकल पर आते हैं। तो ये थे हमारे पास में 2 आर्टिकल, आइए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं क्या यहाँ पर बात हो रही है। पेज नंबर 12 पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है। पहला आर्टिकल यहाँ पर ये वाला देखिएगा, ये बात करता है कि देखो एक बहुत अच्छा करियर रहा है मिग 21 फाइटर जेट्स का। ये मिग 21 फाइटर जेट्स की जब बात करते हैं तो हमने अपने एयर फोर्स के लिए जो पहला खरीद किया था मिग 21 फाइटर जेट का, वो 1963 में किया था। ये सिंगल इंजन वाला सुपरसोनिक जेट फाइटर है, इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट है, और एयर फोर्स की ये कह सकते हैं मेन रीढ़ की हड्डी बना। एयर फोर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ ये साबित हुआ मिड 2000 तक। स्पेशली आपको पता है फिर 2000 के बाद में Su-30 MKI जो नए फाइटर जेट हैं वो लेकर आए गए, वो हमारी एयरफोर्स को सौंपे गए। लेकिन आप मिग 29 की बात, सॉरी मिग 21 की बात करेंगे तो मिग 21 ने, चाहे वो 1965 का युद्ध हो, चाहे वो 1971 का युद्ध हो, पाकिस्तान के साथ हो, चाइना के साथ हो, कारगिल वॉर हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो 2019 में, या ऑपरेशन सिंदूर क्यों ना हो, उन सभी जगह पर मिग 21 एयरक्राफ्ट का यूज़ किया गया है। इवन आपको ये भी पता होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान जो हमारे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान थे, तो इन्होंने मेगी 21 एयरक्राफ्ट का यूज़ किया था पाकिस्तान के F-16 को शॉट डाउन करने के लिए, पाकिस्तान के F-16 को गिराने के लिए। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो मिग 21 है ये भी शॉट डाउन हो गया था, ये भी आपको पता होगा, लेकिन मिग 21 का रोल क्या रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने 700 से ज़्यादा मिग 21 एयरक्राफ्ट को परचेज़ किया है, वो भी अलग अलग वेरियंट्स के, और इनमें से बहुत सारे मिग 21 फाइटर जेट आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी बनाता है। हमारी एयरफोर्स के पास में अगर आप देखोगे, वायुसेना के पास में लगभग 2 अलग अलग यूनिट्स हैं, 36 एयरक्राफ्ट हैं जो ऑपरेट करे जा रहे हैं अलग अलग यूनिट्स के माध्यम से। तो इन एयरक्राफ्ट की संख्या आज भी हमारे पास में बहुत है। प्रॉब्लम यह है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा पुराना प्रोजेक्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा पुराने जेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अब ये समय आ चुका है कि इन जेट्स को रिटायर किया जाए। तो इनका एक बहुत शानदार सा जो करियर रहा है, इतने सारे युद्ध में ये फाइटर जेट्स उतरे हैं, उसके बाद फाइनली डिसाइड कर दिया गया है इसी साल सितंबर के महीने में। तो अभी तो जुलाई चल रहा है, अब नेक्स्ट महीना अगस्त, उसके बाद सितंबर में मिग 21 फाइटर जेट्स को रिटायर कर दिया जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल में। ठीक है, बस इतना यहाँ पर चर्चाओं में है। अब सवाल यह है कि सर मिग 21 फाइटर जेट अगर रिटायर हो जाएंगे तो नया फाइटर जेट तो होना चाहिए ना हमारे एयरफोर्स के पास में। तो नया फाइटर जेट कौन सा होने वाला है? तो उसके लिए यहाँ पे प्लानिंग चल रही है कि मिग 21 जब जाएंगे तो उनको रिप्लेस करने के लिए हमारे खुद के बनाए हुए तेजस MK-1A फाइटर जेट का हम यूज़ करेंगे। तेजस MK-1A कहोगे ये तो सुना सुना लग रहा है, क्या ये LCA है? हाँ बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, बिल्कुल हल्का होता है, ऊंचाइयों पर यहाँ पर ये उड़ सकता है, पहाड़ी इलाकों के लिए बिल्कुल बेस्ट है। तो इस तरीके से आप देख पाओगे, यह है हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि ये खुद के थ्रू बनाया गया है, तो ये आत्मनिर्भर भारत को भी प्रमोट करता है। और ये आपको याद हो रहा होगा, आज से 2 दिन कह रहा हूँ, 15 दिन पहले ये आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया था कि इसी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A, ये जो हमारे तेजस जेट हैं, तेजस जेट को बनाने के लिए, क्योंकि इसके प्रोडक्शन पे काम चल रहा है सर, तो तेजस जेट को बनाने के लिए इसमें इंजन लगाना होगा। वो इंजन की डील हमने अमेरिका से की है। ठीक है, हम USA से GE F404 इंजन को परचेज कर रहे हैं। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये आर्टिकल कनेक्ट कर लो, अभी 15 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था। तो भारत ने अभी यहाँ पर कुछ दिनों पहले कह सकते हैं कि जो दूसरा इंजन है GE F404 का, वो इंजन रिसीव कर लिया है USA से। ऐसे दोस्तों अभी इस साल के अंत तक 12 और इंजन आने हैं, और ऐसे ढेर सारे इंजन्स का ऑर्डर, 83 इंजन्स का ऑर्डर हम लोगों ने दिया है। समझ रहे हैं? तो हमें यहाँ पर बहुत सारे इंजन परचेज करने हैं अभी USA कह रहा है धीरे धीरे करके ये इंजन्स आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। क्यों? क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने टारगेट रखा है कि आने वाले समय पर हम लोग ढेर सारे, लगभग 100 के आसपास यही लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस एयरक्राफ्ट को तैयार करने वाले हैं।
ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। तेजस जो है ये रिप्लेस कर देगा। क्वेश्चन बन सकता है किसको रिप्लेस करेगा? मिग 21 को रिप्लेस करेगा, जो बहुत पुराने हो चुके हैं, जिसको हमने 90s के समय पर परचेज किया था। ठीक है, तो उसके बदले तेजस आएगा। तेजस में अगर आप देखोगे इसके फीचर क्या हैं, ये लाइट कॉम्बैट है, नाम से पता चल रहा है, बहुत हल्का है, लड़ाकू है, और इसमें बहुत सारे आप कह सकते हैं कि वेपन्स का यूज़ किया गया है। तो जब इसके अटैक करने की बात आती है तो एयर टू एयर वेपन्स भी हैं, एयर टू सरफेस वेपन्स भी है, यानी हवा में ही दुश्मन के दूसरे जेट हो उसको उड़ाना हो, कर सकता है वो काम भी, और ऊपर हवा से नीचे सरफेस पर अटैक कर सकता है। कुछ एक सटीक गाइडेड वेपन्स इसमें प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा इसकी जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है, कितना कैरी कर सकता है ये, तो 4000 किलोग्राम का वजन लेकर ये उड़ सकता है, ये ताकत है। हवा में ही मान लो इसका फ्यूल खत्म होने लगे तो हवा में ही आप इसको रिफ्यूल कर सकते हैं, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेसिटी इसके पास में है। इसकी स्पीड कितनी है? माक 1.8 के आसपास। तो माक 1.8 मतलब इसकी स्पीड लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटा होने वाली है। ठीक है, हमारी जो ध्वनि की स्पीड है उससे भी ज़्यादा होने वाली है। 3000 किलोमीटर तक की रेंज को ये एक बार में कवर कर पाएगा। और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के कुछ वेरिएंट्स भी हैं, याद रखिएगा। इसमें पहला वेरिएंट आता है तेजस ट्रेनर का, यानी जो हमारे पायलट्स होंगे उनको ट्रेन करने के लिए तेजस ट्रेनर आता है, जिसमें 2 सीट्स होती हैं। फिर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट नेवी के लिए अलग है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस नेवी MK2 अलग है, एंड लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK1 है, जिसके बारे में अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये अलग है। यही MK1A मिग 21 वाले फाइटर जेट को रिप्लेस करेगा, जो मिग 21 अभी इस साल सितंबर में रिटायर करे जाएंगे। आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तेजस MK1A जो है ना, ये MK1 का ही एक अल्टीमेट वर्जन होने वाला है। इससे पहले हमारे पास में तेजस MK1 भी है। MK1 में बहुत शानदार इंजन है, रडार है, ये सारी चीज़ें हैं। अब उनको इम्प्रूव कर दिया जाएगा, उसको अपडेट कर दिया गया है MK1 के 1A में, इसलिए यहाँ पर एडवांस लगा दिया गया है कि ये तेजस MK1A एडवांस है। एडवांस इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे नए नए अपग्रेड्स आ रहे हैं। ठीक है, बस इसमें और कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला आर्टिकल। तो ये तो हमने बात कर ली फाइटर जेट्स की। अब बात करते हैं हेलीकॉप्टर की। देखो ये रहा वो आर्टिकल, अगला आर्टिकल जस्ट इसी के बगल में है, ये भी डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात हो रही है हेलीकॉप्टर के बारे में। तो क्या डिस्कशन हो रहा है? हमारे आर्मी को जो पहला बैच है एडवांस अपाची हेलीकॉप्टर का, जो हमने यूएसए से परचेज करने की डील की है, यूएसए से कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो पहला बैच आ चुका है। समझ गए? इस वजह से ये चर्चाओं में है। ये कौन सा हेलीकॉप्टर है? अपाची AH-64E हेलीकॉप्टर, क्योंकि बहुत सारे वेरिएंट्स अपाची में, तो 64E वाला हेलीकॉप्टर है, ये ध्यान में रखना है। तो ये हेलीकॉप्टर हमारी इंडियन आर्मी की पावर को बढ़ाने वाले हैं, स्पेशली वेस्टर्न बॉर्डर पर। पाकिस्तान के साथ में कोई भी डिस्प्यूट है, चाइना के साथ में कोई भी डिस्प्यूट है, तो उसमें ये हेलीकॉप्टर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होने वाला है, अपाची हेलीकॉप्टर। ठीक है, अपाची हेलीकॉप्टर हम लोगों ने पहले भी परचेज़ किए हैं, यूएसए से पहले भी हमने इस्तेमाल किया है। इसी के आधार पे हम लोगों ने ये और भी एक्स्ट्रा ऑर्डर्स अमेरिका को दिए हैं अपाची हेलीकॉप्टर के, और अभी ढेर सारे और भी हेलीकॉप्टर्स यूएसए से आना बाकी हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी पहला बैच आया है, अभी और भी बैचेस में ढेर सारे हेलीकॉप्टर्स अपाची AH-64E हेलीकॉप्टर हम लोग परचेज़ करेंगे, यानी यूएसए से आएगा। याद रखिएगा ये क्या है। दूसरा, ये किस प्रकार का हेलीकॉप्टर है? ये मल्टी रोल अटैक हेलीकॉप्टर है, यानी इसका उपयोग अलग अलग चीज़ों के लिए किया जा सकता है। कहने का मतलब है, कहीं पर युद्ध है तो युद्ध में इस्तेमाल हो सकता है, कहीं पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना है तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसको किसने बनाया है? यूएसए ने बनाया है। ठीक है, आज के समय पर इंडिया तो इस्तेमाल करता है, लेकिन इंडिया के साथ साथ और भी बहुत सारे देश हैं जो अपाची हेलीकॉप्टर का यूज़ करते हैं। जैसे यूएसए का तो हेलीकॉप्टर है ही है, उसके अलावा इंडिया हो गया, देन इजराइल, जापान, यूके, यूएई, कुछ और कंट्रीज़ भी हैं जो इसका इस्तेमाल करती हैं। मैंने आपको बताया हमारी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी दोनों उसका इस्तेमाल करते हैं। ये आज से 10 दिन पहले आर्टिकल पब्लिश हुआ था कि 3 अपाची हेलीकॉप्टर 15 जुलाई तक आ जाएंगे, और अब नया अपडेट आ चुका है कि ये पहला बैच जो है वो आ चुका है हेलीकॉप्टर का, अब दूसरे बैच की तैयारी हो रही है। जो पहला बैच हेलीकॉप्टर का आया है, ये याद रखिए कहाँ पर आया है, जो हमारा हिंदन एयरबेस है यहाँ पर आया है। ठीक है, हिंदन एयरबेस में आया है। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी इस हेलीकॉप्टर में स्पेशल क्या है, मैंने आपको बताया कि इसमें मल्टीपल अटैक्स, मल्टीपल ऑपरेशन चला सकते हैं, रात में भी ये वर्क कर सकता है क्योंकि इसमें थर्मल इमेजिंग का सिस्टम है। उसके अलावा इंजन काफ़ी पावरफुल है, और इस हेलीकॉप्टर से अटैक कर सकते हैं क्योंकि इस हेलीकॉप्टर में हेलफायर मिसाइल्स को लगाया गया है। तो हेलफायर मिसाइल इस हेलीकॉप्टर से दागा जा सकता है, रॉकेट दागा जा सकता है, लाइन से बहुत सारी जो और बुलेट से वो भी दागी जा सकती हैं। अच्छी बात यह है कि इस हेलीकॉप्टर को आप एक्सट्रीम कंडीशंस में भी वर्क करवा सकते हैं, चाहे दिन हो, रात हो, कोई रेगिस्तान हो या फिर पहाड़ी इलाका हो, वहाँ पर भी आराम से ये हेलीकॉप्टर अच्छा रिजल्ट देगा।
ऑलरेडी मैंने आपको बताया इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों यूज़ कर रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स की बात करेंगे तो 22 इस प्रकार के अपाची हेलीकॉप्टर 2015 में डिलीवर करे गए थे। ठीक है, सॉरी 2015 में हम लोगों ने ऑर्डर किया था, 2020 ये हमारे पास में आते हैं। पंजाब और राजस्थान में हम लोगों ने इन हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय करा। ये भारत की ताकत को बढ़ाते हैं, दुश्मन का कोई टैंक है, बंकर है, उनको डिस्ट्रॉय करने में ये हेलीकॉप्टर मदद करते हैं। उसके अलावा इंडियन आर्मी की बात करेंगे दोस्तों, तो साल 2020 में याद रखिए, साल 2020 में हम लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, इंडियन आर्मी ने, ऊपर जो मैंने आपको बताया वो इंडियन एयरफोर्स का एग्रीमेंट है। मैंने आपको बताया ना एयरफोर्स के साथ साथ आर्मी भी इस्तेमाल करती है। तो आर्मी ने 2020 में यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया था 6 और इस प्रकार के हेलीकॉप्टर को परचेज करने के लिए। तो ये हमने परचेज़ किया ताकि लद्दाख और नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन जो जितना ही पहाड़ी इलाका है वहाँ पे हम लोग इस हेलीकॉप्टर को उड़ा सकें। क्लियर हो गया? तो ये दोस्तों आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल बात करता है भारत के न्यूक्लियर पावर प्रॉमिस के बारे में। ये भी आज के न्यूज़पेपर में टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पर प्रेजेंट है। स्टार्टिंग में जब मैंने इंडेक्स दिखाया था तो मैंने आपको ये आर्टिकल ऑलरेडी शो कर दिया था। आई होप आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, ये आर्टिकल मैंने शो किया था ना। चलिए अब दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर प्रॉमिस है वो क्या है, और अभी तक जो हम लोगों ने वादा करे थे न्यूक्लियर पावर को लेकर वो क्या थे, ज़रा इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करिए। चलिए मैं आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स या बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को समझानी होगी। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को समझाने के लिए खाली स्पेस चाहिए, और ये खाली स्पेस हमको यहाँ पर मिल चुका है। आइए शुरुआत करते हैं बैकग्राउंड चीज़ों को समझने के लिए। जब हम बात करते हैं एक सेकेंड मेरे दोस्त, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है। हाँ, जब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर पावर की, तो न्यूक्लियर पावर के बारे में दोस्तों ये आप लोगों को पता है कि सर न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ठीक बात हो गई। दूसरी चीज़, क्या बिजली न्यूक्लियर पावर से ही बनाई जाती है? केवल नहीं, न्यूक्लियर पावर का एक बेहतरीन इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है। दूसरा इस्तेमाल दोस्तों, इससे न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी बनाए जाते हैं जो खतरनाक हैं। आज ईरान इसी वजह से पूरे जाल में फंसा हुआ है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए आपको मटेरियल चाहिए होता है, खासकर यूरेनियम जैसी चीज़ें। यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया। अब यूरेनियम से ही यहाँ पर हम क्या करते हैं, बॉम्ब्स बनाते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अब यूरेनियम थोरियम जैसी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा, न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए। क्यों? क्योंकि यूरेनियम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। 1 इंच का इतना छोटा जो यूरेनियम है, इसमें भरपूर ताकत होती है, कई गैलन्स ऑफ तेल के बराबर ये होता है। ठीक है, नहीं तो फिर आज जो हम लोग बिजली बनाते हैं वो किससे बनाते हैं, वो बेसिकली कोयले को जलाकर बनाते हैं। तो कोयले को जलाकर बनाएंगे तो उससे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होगा। अब प्रदूषण रोकना भी है यार हमें, तो प्रदूषण रोकना है तो सर सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उसका इस्तेमाल करो। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी दोनों इंडिया यूज़ कर रहा है, जो रिन्यूएबल एनर्जी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी अनस्टेबल एनर्जी है, अस्थाई है। अस्थाई इसलिए है क्योंकि जब धूप नहीं निकलेगी तब एनर्जी जनरेट नहीं होगी, जब हवा नहीं चलेगी तब एनर्जी जनरेट नहीं होगी। इसके लिए यहाँ पर कंटिन्यूस सोलर, कंटिन्यूस विंड एनर्जी चाहिए होगी। समझ रहे हैं? तब यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। तो चाहे वो कोयला हो गया, ठीक है, ये फॉसिल फ्यूल से जनरेट होने वाली एनर्जी हो गई। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये रिन्यूएबल एनर्जी हो गई। तीसरा बेस्ट ऑप्शन अपने पास में आता है, वो है न्यूक्लियर पावर एनर्जी। क्योंकि न्यूक्लियर पावर एनर्जी में हम लोग यूरेनियम, थोरियम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और इससे जो प्रदूषण होता है वो ना के बराबर होता है, प्रदूषण बहुत कम होता है। ठीक है, और बिजली जो मिलती है वो बहुत हाई क्वालिटी की, बहुत बेस्ट क्वालिटी की इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल जाती है, ये एनर्जी हमको मिल जाती है। समझ गए? लेकिन ये ऐसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाना, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर वाले जो कोयले से चलते हैं वो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, याद रखिएगा। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को यहाँ पर बनाना आसान बात नहीं होती है। इंडिया के पास में अपने खुद के लॉज भी हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि कई बार इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को बनाने में हादसे भी हो जाते हैं, या बाद में हादसे हो जाते हैं। जापान में 2011 में सुनामी आई, फुकुशिमा डिजास्टर, फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट हुआ, है ना, रेडिएशन लीक होने लगी। तो कई बार रेडिएशन भी लीक हो जाती है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं सारे के सारे। तो न्यूक्लियर पावर खतरनाक भी है, अच्छा भी है, लेकिन सही तरीके से कंट्रोल वे में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बेटर भी है। दुनिया भर के देश इसका आज के समय पर यूज़ कर रहे हैं। तो आज भारत सबसे ज़्यादा बिजली किससे बनाता है? इवन 60-70% जो बिजली इंडिया में बन रही है, सबसे ज़्यादा बिजली कोयले से बनती है। फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर बनती है रिन्यूएबल एनर्जी, लास्ट में न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर से सबसे कम बिजली का प्रोडक्शन हम करते हैं। आज आपको पता होना चाहिए, केवल भारत के पास में 8 गीगावाट तक की एनर्जी को बनाने की ताकत है, जो हम न्यूक्लियर पावर से बना रहे हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से केवल 8 गीगावाट तक की एनर्जी इंडिया बना पाता है। और हमारा टारगेट यह है कि जो 2047 तक इंडिया डेवलप्ड इकॉनमी बनेगा,
तो कम से कम केवल और केवल न्यूक्लियर पावर से हम लोग कम से कम 100 गीगावाट तक की एनर्जी बनाएं। तो आज तो हम बहुत ही पीछे हैं भाई, दसियों गुना पीछे हैं, अभी तो बहुत काम करने की बारी है। तो उसी के लिए बोला जा रहा है कि हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हम लोग ये न्यूक्लियर पावर एनर्जी के मामले में थोड़े बेस्ट हो सकें, थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो वो चीज़ एक्स में एक्सप्लेन की गई, थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए मैंने आपको समझाया, थोड़ा सा कनेक्टेड फील करेंगे आप। तो आर्टिकल एक्सप्लेन करता है कि इंडिया का जो प्लान है वो प्लान ये है कि हम अपने न्यूक्लियर पावर को मैसिव तरीके से एक्सपैंड कर सकें। ठीक है, मैसिव तरीके से एक्सपैंड कर सकें 2047 तक, ये हमारा टारगेट है। क्योंकि आज केवल 8 गीगावाट एनर्जी हम जनरेट करते हैं न्यूक्लियर पावर से, हमारा टारगेट है 100 गीगावाट तक की एनर्जी केवल न्यूक्लियर पावर से आ रही हो तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, और इंडिया ये चाहता है 2047 तक भारत एक विकसित देश बन सके, डेवलप्ड इकॉनमी बन सके, और उसके लिए भी हमें न्यूक्लियर एनर्जी बहुत ही ज़्यादा चाहिए होगी। और दूसरी तरफ दुनिया के सामने हमने बड़े बड़े गोल सेट कर रखे हैं, प्रदूषण को कम करेंगे। तो इंडिया का एक और टारगेट है कि 2070 तक हमें नेट ज़ीरो कार्बन न्यूट्रलिटी तक पहुंचना है, यानी 2070 के बाद भारत प्रदूषण नहीं करेगा। तो हमें कोयले पे तो डिपेंडेंसी कम करनी होगी, और कोयले पे निर्भरता कम करनी है, बिजली को कंटिन्यूस प्रोड्यूस करना है। तो न्यूक्लियर पावर से बेस्ट ऑप्शन तो अपने पास में कोई है ही नहीं। इसके लिए भारत को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर न्यूक्लियर पावर पे काम करना होगा, क्लीन एनर्जी पे काम करना होगा, जो कोयले पे आधार ना हो, ये न्यूक्लियर पावर पे आधार हो, जिससे प्रदूषण भी कम होगा, बिजली की ज़रूरत भी पूरी होगी, और क्लाइमेट गोल्स को भी हम लोग पूरा कर पाएंगे। सोलर और विंड्स की जब बात करते हैं तो सोलर और विंड एनर्जी ज़्यादा विश्वसनीय नहीं है, ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सूर्य की ऊर्जा और साथ ही साथ में पवन की ऊर्जा पर डिपेंड करती है। तो प्रॉब्लम यह है, जब तक सनलाइट विंड है तब तक एनर्जी जनरेट हो रही है, और कोयले का यूज़ करेंगे तो प्रदूषण बहुत कर रहा है, जो बातें मैं आपको बता रहा था। तो इन दोनों के कंपैरिजन में न्यूक्लियर पावर सबसे बढ़िया ऑप्शन बच जाता है। एक तो सटीक पावर जनरेशन भी करेगा, प्रदूषण भी कम करेगा, बाकी इसका जो भी वेस्ट होगा वो हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो भाई इससे बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कोई है ही नहीं। तो इंडिया ने अपना नया प्लान को स्टार्ट कर दिया है। याद रखिए, आपको इस पूरे एक पेज में से केवल ये 3 पॉइंट्स लिख लेने हैं, केवल ये 3 पॉइंट्स दोस्तों काम के हैं, इसके अलावा कुछ भी काम का नहीं है आपके लिए। पहला चीज़ काम की क्या है? पहला यहाँ पर ये कहते हैं कि ये ध्यान रखिए कि भारत ने जो ये अपना गोल सेट किया है, ये सेट किया है 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी का। 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी ये 2047 तक हमें पूरी करनी है, ये इंडिया का मेन टारगेट है। ठीक है, और इसके लिए इंडिया ने 20,000 करोड़ रुपए भी खर्च किए हैं, 20,000 करोड़ रुपीस, जहां पे मेन पर्पस है कि 2033 तक हम 5 छोटे छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएंगे, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स, छोटे रिएक्टर्स बनाए जाएंगे जिससे बिजली बनाई जाएगी। और इसको आगे बढ़ाने के लिए, यानी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्राइवेट कंपनीज़ को भी इन्वॉल्व करना होगा, हमें बाहर विदेशी कंपनीज़ को भी इन्वॉल्व करना होगा। ठीक है, लेकिन इनको इन्वॉल्व करना थोड़ा सा बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है हमारे सामने। पता है चुनौती क्यों है? चुनौती इसलिए है क्योंकि भारत के नियम बहुत कठिन हैं। तो बाहर से विदेशी कंपनी इंडिया में आती हुई थोड़ा सा सोचती है कि भाई यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते नहीं हैं। ठीक है, अब जो ये लॉ हैं वो पुराने हैं, और मतलब अभी थोड़े समय पहले आए हैं। और उससे पहले अगर आप देखोगे तो केवल रशिया इकलौता देश आपको देखने को मिलेगा जिसने न्यूक्लियर रिएक्टर भारत के साथ मिलकर बनाया है। कौन सा वाला न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया है? कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो तमिलनाडु में बनाया गया है। तो वो पुराने एग्रीमेंट जो थे ना, पुराने एग्रीमेंट के आधार पर रशिया ने हमारे साथ में एक अग्रीमेंट करके न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया। लेकिन अब जो है नियम चेंज हो चुके थे 2010 में। 2010 में CLNDA करके यहाँ पर एक नया एक्ट आता है, और ये एक्ट यहाँ पर दुनिया भर से ये कह देता है कि दुनिया भर के देश में कोई भी देश भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना चाहता है तो आइए हम आपका स्वागत करते हैं। सभी देश खुश हो गए कि हाँ भाई, हम चलो, जर्मनी खुश है, फ्रांस खुश है, कि USA खुश है, इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाएंगे, पैसा कमाएंगे। अब इंडिया ने अपने नियम में एक चीज़ और शामिल कर दी कि न्यूक्लियर रिएक्टर लगाओगे तो सही, लेकिन भविष्य में कोई एक्सीडेंट हो गया ना, तो जिसने रिएक्टर लगाया है वो भी रिस्पॉन्सिबल होगा, वो भी जिम्मेदार होगा। जो उस रिएक्टर को ऑपरेट कर रहा था वो तो जिम्मेदार होगा, लेकिन फॉरेन कंपनीज भी जिम्मेदार होंगी। सारी कंपनी पीछे हट गई, कहेंगी भाई ये तो बड़ा बवाल हो गया, आगे कोई मान लो भगवान ना करे कोई हादसा हो भी गया तो फॉरेन कंपनीज की तो जेबें खाली हो जाएंगी, इनको कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर रशिया के अलावा कोई देश आ ही नहीं पाया। रशिया ने 2010 से पहले यहाँ पर अपना ये कुदानकुलम को लेकर एग्रीमेंट कर लिया था, तो रशिया बच गया। बाकी सारे देश यहाँ पर अभी के समय पर डर रहे हैं इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर लगाने के लिए। तो बोला जा रहा है कि भाई प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है, और इस प्रॉब्लम को अगर दूर करना है तो भैया अपने नियम में बदलाव करो, क्योंकि आपका प्लान बहुत बड़ा है, आपका टारगेट कोई छोटा मोटा नहीं है। आप आज के समय पर क्या कर रहे हैं? केवल 8 गीगावाट की एनर्जी जनरेट कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी से, और टारगेट रखा है आपने बहुत बड़ा कि आप 100 गीगावाट की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी जनरेट करना चाहते हैं। ये टारगेट बहुत बड़ा है। तो अगर 100 गीगावाट तक पहुंचना चाहते हैं तो इस नियम में बदलाव करना ज़रूरी है।
बदलाव हो जाएगा तो बेसिकली फॉरेन कंपनीज इंडिया में आएंगी, डरेंगी नहीं। ये भाई ऐसा भी कमर मत कस दो उनका, थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक है, लेकिन ऐसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत डाल दो कि कोई हादसा भविष्य में हो गया तो फॉरेन कंपनीज भी भुगतेंगी। ठीक है, तो हमें इस पे काम करने की ज़रूरत है, और काम कर लिया तो यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनीज को थोड़ा सा कह सकते हैं कि सपोर्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट्स जो है ना बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं, कोई सस्ता प्लांट तो होता नहीं है, इसलिए आज इंडिया ज़्यादा न्यूक्लियर प्लांट्स लगा ही नहीं पाया। अलग अलग देशों की रिक्वायरमेंट पड़ रही है हम लोगों को कि अलग अलग देश सपोर्ट कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फॉरेन कंपनीज भारत में इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं। इन्वेस्ट करने के पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है क्योंकि भारत में जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो रिन्यूएबल एनर्जी है ही नहीं। काफ़ी सारे देशों में न्यूक्लियर एनर्जी को वो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की तरह देखते हैं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की तरह कंसिडर करेंगे तो टैक्स में छूट मिलेगी, जैसे सोलर और विंड एनर्जी में मिलती है, क्योंकि कोयले वाली एनर्जी को जनरेट करने में टैक्स लगता है, न्यूक्लियर एनर्जी में भी टैक्स लगता है। तो यहाँ पर ये कहती हैं फॉरेन कंपनीज की भाई यहाँ पर इंडिया में जो लॉज है ना वो काफ़ी डिफरेंट है। लॉज में अगर छूट मिल जाए तो बहुत सारी फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ जाएं। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि आज बदलाव की ज़रूरत है। अगर इंडिया चाहता है 100 गीगावाट तक की न्यूक्लियर पावर को जनरेट करना, तो सबसे पहले भैया अपने देश में लॉज को अमेंड करो, कानून में बदलाव करो। पहला बदलाव आपको एटॉमिक एनर्जी एक्ट में करना होगा, ताकि प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया जाए। प्राइवेट कंपनीज के लिए थोड़ा सा छूट दो, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दो कि भैया हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आओ लगाओ, इन्वेस्ट करो। दूसरी फिर इंडियन कंपनीज जो है उनको सपोर्ट करो, टाटा, अडानी, अंबानी, वेदांता, ये भी इंटरेस्ट दिखाएं, इनको सपोर्ट करना ज़रूरी है, तभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगा। बाकी न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर में जो टैक्स वाला है सिस्टम है, इसको थोड़ा कम कर दो भाई, इंसेंटिव ज़्यादा दो, तब यहाँ पर आप कह सकते हैं ये प्रोडक्शन हो सकता है। क्योंकि इंडिया यहाँ पर आज के समय पर ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, और हो सकता है आने वाले समय पर इन लॉज में जल्दी बदलाव भी हो। जल्दी अगर लॉज में बदलाव होंगे तो सारी अपडेट आपके सामने प्रेजेंट होगी। पहली चीज़ यहाँ पर सुनिएगा, 3 तरीके जो बताए जा रहे हैं जो इंडिया ऑलरेडी आज के समय पर कर रहा है। सबसे पहला है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पे काम, कि भाई छोटे छोटे रिएक्टर्स लगाए जाएं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, है ना, तो उनके ऊपर में काम चल रहा है। दूसरा यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रिएक्टर्स के ऊपर रिएक्टर्स को बढ़ाने की बात की जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टर्स लगेंगे तो ज़्यादा बिजली का प्रोडक्शन होगा। तीसरा, हम आजकल यूएसए और फ्रांस से भी बातचीत कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो कल एकदम अचानक से खबर आ जाए कि इंडिया ने लॉ में बदलाव कर दिया है, या यूएसए एक प्लांट लगा रहा है भारत में, या फिर फ्रांस कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहा है, तो उससे शॉक मत होना। क्यों? क्योंकि हम फोकस यही कर रहे हैं यूएसए फ्रांस से बात करके इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी, इनके एडवांस रिएक्टर्स भारत में लगा सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का प्रोडक्शन भारत में किया जा सके विद न्यूक्लियर एनर्जी, जिसको हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी कहेंगे भी। आई होप ये भी क्लैरिटी मिल चुकी है। चलें भैया अगले न्यूज़ आर्टिकल पर, ये भी समाप्त। अब दोस्तों ये अगला आर्टिकल पेज नंबर 19 पर प्रेजेंट है, जो हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में ओवरव्यू में देख लिया था। क्या बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है बीटल फंजाई के रिलेशंस के बारे में। एक बीटल है, एक छोटा सा कीड़ा, वो एक फफूंदी के साथ मिलकर क्या करता है, हमारे रबर के प्लांट को बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है, और इसकी वजह से केरला में भी आज के समय पर भूचाल मचा रखा है इसने। मामला क्या होता है दोस्तों, अगर आप देखोगे जब हम लोग बात करते हैं रबर प्लांटेशन के बारे में, तो जो रबर का प्रोडक्शन होता है, रबर का कल्टीवेशन होता है, आज भारत में सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है वो है केरला। इंडिया का 90% रबर प्रोडक्शन यहाँ पर अकेला केरला ही करता है, इस बात को याद रखिएगा। अब जो रबर मिलता है वो हमारे एक प्लांट से मिलता है, याद रखिए पेड़ों से मिलता है। ये वो पेड़ आपको देखने को मिल जाएगा जिस पेड़ से हमको ये मिलता है। इस पेड़ में थोड़ा से कट लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से इस पेड़ में से एक वाइट कलर का लिक्विड जो है, जिसको हम बोलते हैं लेटेक्स, ये लेटेक्स निकलता है, और इस लेटेक्स को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है एक बाउल के अंदर में, और फिर उस लेटेक्स को आगे अलग अलग फेसेस के प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिससे जाके पहले शीट्स बनती हैं, बाद में ये रबर बनता है, फिर उस रबर का इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है। अब इंडस्ट्रीज़ तो बहुत सारी हैं, चाहे वो डिफेंस इंडस्ट्री हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, सभी जगह पे रबर का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके से कुछ इस प्रकार से रबर का यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। तो रबर जो बनता है ना वो इसी लेटेक्स से बनता है। ये लेटेक्स जो इस पेड़ से निकलता है, रबर ट्री से निकलता है, और ये रबर का प्रोडक्शन मैं आपको बता चुका हूँ, केरला आज इंडिया में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे प्रोड्यूसर माना जाता है। अब आइए बात करते हैं केरला परेशानी क्यों उठा रहा है, केरला में जो रबर के पेड़ हैं वो एग्जैक्टली अफेक्ट क्यों हो रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, आइए बात करते हैं। पहला तो सीधा सीधा स्टेटमेंट देके आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है, तो याद रखिए रबर ट्री जो है केरला में वो 90% भारत के रबर का प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन आज के समय पर वो खतरे में है। खतरे में रहने के पीछे का कारण है बीटल और फंगस की जोड़ी, बीटल और फफूंदी की जोड़ी। अब ये जोड़ी कैसी है ये याद रखिए दोस्तों, ये है वो बीटल जिस कीड़े की मैं बात कर रहा हूँ, ये है वो इंसेक्ट।
ये बीटल क्या करता है, ये जो बीटल है एक रिलेशनशिप में रहता है एक फंगस के साथ में, जिस फंगस की हम बात कर रहे हैं ये है वो फंगस। इन दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशन रहता है। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब इस फफूंद के बिना फंगस, ये बीटल नहीं, और बीटल के बिना वो कह सकते हैं फफूंद नहीं। ठीक है, तो ये जो बीटल है ना, ये बहुत सारा फंगस को कैरी करता है, याद रखिएगा। समझ गए? क्लियर हो गया? तो इन दोनों के बीच में एक बड़ा रिलेशनशिप है, बड़ा कनेक्शन है। तो इन दोनों की जो जोड़ी है ना, इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर केरला के जो ये रबर ट्री हैं इनको बर्बाद कर रखा है। तो मेन कल्प्रिट्स कौन है, मेन मुजरिम कौन है इस पर्टिकुलर केस में? तो मेन मुजरिम सबसे पहले आ जाता है बीटल। और जिस बीटल की हम बात कर रहे हैं, बीटल की अलग अलग स्पीशीज होती हैं। यहाँ पर जो स्पीशी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं वो है दोस्तों एम्ब्रोसिया बीटल, याद रखेगा। इसका साइंटिफिक नेम है यूप्लैटिपस पैरेलिलस। ठीक है, ये छोटी बीटल होती है और जो लकड़ी होती है, लकड़ी में यहाँ पर आप कह सकते हैं ये गड्ढा कर देती है, लकड़ी की गहराई तक यहाँ पर ये बीटल पहुँच जाता है। ठीक है, पहली बार ये जो बीटल है भारत में 2012 में पाया गया था। और पहली बार ये कहाँ पे पाया गया? कैशू के पेड़ में, जो काजू के पेड़ होते हैं उसमें ये बीटल देखने को मिला। और ये बीटल क्या करता है, वो पेड़ जो ऑलरेडी कुछ समस्याओं से गुजर रहा है उस पेड़ को ये अटैक करते हैं बीटल। अटैक करके उन पेड़ में गड्ढा कर देते हैं, और गड्ढा करने के बाद में एक फंगस होता है, उस फंगस को ये बीटल कैरी करता है। उस फंगस का जो नाम है दोस्तों, इन दोनों की जो जोड़ी है ना, एक है एम्ब्रोसिया बीटल, और जिस फंगस को ये कैरी करता है उसका नाम है फ्यूजेरियम एम्ब्रोसिया। फ्यूजेरियम एम्ब्रोसिया या फ्यूजेरियम सोलानी, ये बीटल कैरी करता है, याद रखिएगा ये वाला। इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होती है, सिम्बायोटिक रिलेशन भी आप कह सकते हैं। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, कुछ इस प्रकार का रिलेशनशिप है। ठीक है, अब जो ये बीटल और फंगाई है, ये दोनों मिलकर यहाँ पर कॉपरेट कर रहे हैं, किसमें? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में। बीटल क्या करता है, बीटल पेड़ में जाकर, यानी वही रबर ट्री में जाकर गड्ढा करता है, एक गड्ढा करता है, एक जगह बनाता है, गैलरी बनाता है। और गैलरी बनाने के बाद में इस फंगस को वो कैरी करता है। कैरी करते करते यहाँ पर क्या बोलता है कि जो ये फंगाई है दोस्तों, इन टनल्स के अंदर में ग्रो होने लगती है। ठीक है, ये फंगस जो है कैरी करा इसने, फंगस कैरी करते करते दोस्तों ये फंगस ही पेड़ के अंदर पहुंच गया। और ये फंगस फिर करता है, पेड़ों के जो टिश्यूज होते हैं उनको खाना शुरू कर देता है, और खाते खाते यहाँ पे उनको ब्रेक डाउन कर देता है। और इतना ज़्यादा ब्रेक डाउन कर देता है कि इससे दोस्तों यहाँ पर एक न्यूट्रिएंट रिच माइसीलिया बनता है। और ये न्यूट्रिएंट रिच माइसीलिया जो है, इसको बीटल्स भी खा लेते हैं, बीटल्स के बच्चे भी खा लेते हैं, ऐसा कहानी चलती रहती है। इससे क्या हुआ दोस्तों, पेड़ को पूरी तरह से कुतर दिया इन्होंने अंदर से, पेड़ के टिश्यूज पूरी तरह से खा गए, उसको ब्रेक डाउन कर दिया एंजाइम्स का इस्तेमाल कर करके। इसका रिजल्ट ये निकला, पेड़ पूरी तरह से कमज़ोर हो गया, अंदर से खोखला हो गया। ठीक है, वो फिर गिर जाता है पेड़, या कि पेड़ खत्म हो गया, या उस रबर ट्री में से जो लेटेक्स बन रहा था वो लेटेक्स नहीं बनेगा, या बहुत कम के मात्रा में बनेगा, जिससे रबर नहीं बन पाएगी। रबर नहीं बन पाएगी तो रबर इंडस्ट्री अफेक्ट होगी। समझ गए? तो ये बीटल फंगस का इन्फेक्शन कितना खतरनाक है, मतलब बीटल और फंगस का रिलेशन कितना खतरनाक है। अब आगे सुनिए, ये डेंजरस क्यों है? डेंजरस इसलिए है दोस्तों, जब ये फंगाई यानी कि ये जो बीटल है इस फंगस को पेड़ में लेकर पहुंचा, तो ये जो फंगस है दोस्तों, ये पेड़ की जो मेन पार्ट है जाइलम, उस जाइलम में एंटर कर जाता है। और आपको पता है जाइलम का मेन काम क्या है? पानी को ट्रांसपोर्ट करना। जो पानी है जड़ से लेकर ऊपर पौधे तक वो जाइलम के थ्रू पहुंचती हैं, क्योंकि जाइलम एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है पेड़ का। तो दोस्तों ये जाइलम को पूरी तरह से अटैक करता है, जिससे वाटर ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है, पानी सही तरीके से उस प्लांट में फ्लो नहीं हो पाएगा, और वो प्लांट धीरे धीरे करके मर जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर पूरा प्रक्रिया चलती है, जिस वजह से ये पेड़ को बर्बाद कर रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्रीकल्चरल लॉस। भाई सिंपल सी बात है, अब इससे लेटेक्स का प्रोडक्शन नहीं होगा, और लेटेक्स नहीं बनेगा, वो वाइट लिक्विड अगर प्रोड्यूस नहीं होगा तो यहाँ पर जो रबर है वो नहीं बनेगा। रबर नहीं बनेगा तो यहाँ पर केरला की इकॉनमी रबर पर डिपेंडेंट है, बड़ी इकॉनमी डिपेंडेंट है, क्योंकि केरला सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। हमारे देश का 90% रबर अकेला केरला बनाता है, कोई छोटा मोटा नंबर तो है नहीं है। तो इनकी इकॉनमी हिट होगी, ह्यूमन हेल्थ रिस्क बढ़ रहा है, क्योंकि जो प्लांटेशन वर्कर है उनको भी इन्फेक्ट हो जाता है इस फंगस की वजह से। उनकी इम्यूनिटी अगर कमज़ोर है तो ये फंगस उनके लिए घातक है। और याद रखिए दोस्तों कि इस फंगस या बीटल की जोड़ी से केवल रबर वाली ट्री पे इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, रबर ट्री के साथ साथ अगर आप लोग देखोगे तो ये काजू के पेड़ों को अटैक करते हैं, कॉफ़ी, मैंगो, कोकोनट, टीक ट्रीज को भी यहाँ पर ये बुरी तरह से अटैक करते हैं। तो सवाल ये आता है कि सर हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, या कंट्रोल कैसे करेंगे? हाउ आर दे ट्राइंग टू कंट्रोल इट? तो दोस्तों कुछ मेथड का इस्तेमाल होता है। इसमें पहला तो एंटी फंगल एजेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बेसिकली फंगस को मार दे और पेड़ को फंगस बर्बाद ना कर पाए।
दूसरा यहाँ पे क्या हो सकता है, पेड़ का जितना पार्ट इन्फेक्ट होगा उतने पार्ट को कट कर दिया जाए, उतने पार्ट को जला दिया जाए, ये हो सकता है। ठीक है, या फिर बीटल को पेड़ तक ना पहुंचने दिया जाए बीटल ट्रैप्स का इस्तेमाल करके। तो ये कुछ कन्वेंशनल मेथड्स है जिससे प्रोटेक्शन दी जा सकती है। उसके अलावा बताया जाता है कि जितने भी मेथड यहाँ पर ये यूज़ हो रहे हैं, कई बार ये मेथड जो हैं ये फेल भी हो जाते हैं। और ये मेथड फेल होने के पीछे का रीज़न क्या है कि जो फंगस होता है वो पेड़ के बिल्कुल गहराई तक पहुंच जाता है, तो वहाँ तक हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर पाते। दूसरा, कई बार पेड़ का जाइलम अगर इन्फेक्ट हो गया तो पेड़ के अंदर में जो पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा था जड़ से ऊपर पौधे तक वो नहीं हो पा रहा, सिस्टम बेकार हो गया। तो कई बार यहाँ पर बोला जाता है कि ये जो मेथड्स हैं ये फेल भी कर जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना ज़रूरी है, एक्सपर्ट्स का सजेशन ये है कि एंटागोनिस्टिक फंजाई का इस्तेमाल करो। एंटागोनिस्टिक फंजाई कौन सी होती है, अच्छी वाली। और ये जो फ्यूगेरियम जो जिसके बारे में अभी हमने डिस्कशन किया, ये बैड फंजाई है जो हमारे पेड़ को मार रही है, ख़त्म कर रही है। गुड फंजाई क्या करता है, बैड फंजाई से लड़ता है जिससे पेड़ों की सुरक्षा की जा सके। तो हम एंटागोनिस्ट फंजाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कुछ अच्छे बैक्टीरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे अच्छे बैक्टीरिया जिनको प्लांट्स में इस्तेमाल करके और प्लांट्स की जो यहाँ पर इम्यूनिटी है उसको बूस्ट किया जा सकता है, और प्लांट्स फिर यहाँ पर इस फंजाई से कोई असर पड़ेगा ही नहीं प्लांट्स के ऊपर में। तो करने की क्या ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है क्लियर एक्शन प्लान चलाओ। केरला में अगर रबर इंडस्ट्री को बचाना है तो साइंटिस्ट, गवर्नमेंट, फार्मर्स तीनों को साथ में आना होगा। रीजन स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज पे काम करना होगा। क्लोज मॉनिटरिंग करो कि भैया किस तरीके से बीटल आ रहा है, बीटल को रोकने की कोशिश की जाए उतना ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, या फिर फाइटोसैनिटरी मेजर्स हो सकते हैं, यानी कि जो डिजीज़ कंट्रोल है प्लांट्स के लिए उस तरीके के कुछ नए प्रकार के जो मेथड्स है वो हम लोग चला सकते हैं। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं दोस्तों वो एक छोटे से एक समरी के फॉर्म में यहाँ पर प्रोवाइड करवाया गया है। प्लीज़ आप लोग एक बार इस समरी को भी देख सकते हैं। ये छोटी सी समरी को एक बार देख लीजिएगा, ये काम की समरी है और इसको यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लो भाई, पूरा आर्टिकल इतना लंबा चौड़ा 3-4 लाइनों में कवर हो रहा है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर एक स्पेशल फोकस किया गया है इंडिया के रबर इंडस्ट्री या रबर सेक्टर के बारे में, नाउ लेट्स फोकस ऑन दिस सेक्टर। यहाँ से आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए रबर के बारे में कुछ बेसिक तथ्य है। जैसे पहला तथ्य यह है कि इंडिया जो है तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है नेचुरल रबर का पूरे वर्ल्ड में। इंडिया तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, और प्रोडक्शन करते हैं तो कंज्यूम भी करते हैं। देन इंडिया चौथा सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है, जो रबर का ढेर सारा कंजम्पशन भी करता है। आज रबर का इस्तेमाल हमारे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में होता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में होता है। दूसरा देखोगे दोस्तों तो आ जाता है थाईलैंड। थाईलैंड भी सबसे बड़ा उत्पादक है दुनिया भर में। ठीक है, थाईलैंड के बाद यहाँ पर आ जाता है इंडोनेशिया। तो थाईलैंड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, इंडोनेशिया सेकंड प्रोड्यूसर है, एंड थर्ड वन इज अपना इंडिया। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूसर बन गया रबर का। लेकिन फिर भी हम लोगों को रबर इंपोर्ट करना पड़ता है। कहोगे क्यों, हम तो तीसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर है। इंपोर्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे देश में डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि आबादी ज़्यादा है। समझ गए। तो आज भारत में आपसे क्वेश्चन बन सकता है कौन कौन स्टेट हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। तो केरला नंबर 1 पे हो गया, ये तो भूलोगे नहीं, अभी बहुत पढ़ लिया हमने। केरला के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटका, त्रिपुरा, असम, मेघालय। या तो साउथ इंडिया है या नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इन दोनों ही जगहों पर अगर आप लोग देखोगे रबर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, रबर की जब हम बात करते हैं तो मैं आपको बता ही चुका हूं, रबर एक रबर ट्री से बनता है। जो पेड़ होता है उसका नाम है हेविया ब्रेसिलियंसिस, याद रखिएगा। तो हेविया ब्रेसिलियंसिस के माध्यम से क्या होता है, ये जो रबर है वो बनता है। इस पेड़ में से एक लिक्विड निकलता है, वाइट लिक्विड, जिसको हम लेटेक्स कहते हैं, मिल्की वाइट लिक्विड। और उसी वाइट लिक्विड को फिर प्रोसेस करके उसी से रबर शीट्स और रबर वगैरह जो भी है बनाया जाता है। ठीक है, बाकी कुछ ज़्यादा काम का है नहीं। चैलेंजिंग फैक्टर्स क्या है, वो चैलेंजिंग फैक्टर एक तो बीमारी हो गई, दूसरा यहाँ पे क्लाइमेट चेंज हो गया कि भाई क्लाइमेट चेंज का भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, बाकी आप देखोगे रबर इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बता चुका हूँ। रबर का इस्तेमाल चाहे वो टायर, ऑटोमोटिव पार्ट्स, फुटवेयर, मेडिकल इक्विपमेंट सभी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। वे फॉरवर्ड हम समझ ही चुके हैं कि एग्जैक्टली क्या है। अच्छा, एक बात और है, इंडिया में रबर सेक्टर को मैनेज करने के लिए भारत में एक रबर बोर्ड आता है, प्लीज़ इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रबर बोर्ड इंडिया में रबर इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है। रबर बोर्ड एक प्रकार का स्टैचुरी बोर्ड है। आपको पता है स्टैचुरी बोर्ड वो होते हैं जो एक्ट के माध्यम से बनाए जाते हैं, कानून के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो स्टैचुरी बोर्ड है, और रबर बोर्ड को बनाया गया है रबर एक्ट 1947 के तहत। ये कौन से मंत्रालय में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आता है। इसका हेडक्वार्टर केरला के अंदर कोट्टयम में है। इसका रोल क्या है भाई, रबर इंडस्ट्री में रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना, एक्सटेंशन करना, ट्रेनिंग करना। ठीक है, उसके अलावा 28 मेंबर्स आते हैं, और इसका जो मेन चेयरपर्सन है, प्लीज़ याद रखिएगा, उनको अपॉइंट करते हैं हमारे केंद्र सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर उसके चेयरपर्सन को अपॉइंट किया जाता है। दैट्स इट। ये भी दोस्तों यहाँ पर हमारा खत्म हो गया।
बाकी सेशन का अंत होता है, बाद में लास्ट में एक एडिटोरियल और बचता है, एक छोटा सा आर्टिकल बचता है, वो वर्क फ्रॉम होम के बारे में है। कल मैं आपको पढ़ा दूंगा, नोट्स हमने बना रखे हैं तो परेशान मत होइए। कई बार लोग सोचते हैं कि सर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, मतलब आर्टिकल को प्रेजेंट नहीं किया, इस वजह से नहीं पढ़ा रहे हैं, स्किप कर रहे हैं। नहीं, ये देखो, ये एडिटोरियल लिख दिया है पूरा का पूरा, और इस एडिटोरियल के जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो आपके सामने ये प्रेजेंट है। वर्क फ्रॉम होम को लेकर जो भी डिस्कशन हो रहा है, टाइम थोड़ा सा कंज्यूम करेगा, तो कल अपने आर्टिकल्स थोड़े कम भी रहेंगे, तो हम लोग यहाँ पर कल चर्चा कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसके बारे में कल चर्चा हो जाएगी। सो डोंट वरी, आप पढ़ना चाहें तो रीड कर लेना, पीडीएफ वगैरह आप तो आपको मिल रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ज़्यादा कुछ है भी नहीं, लेटेस्ट नहीं है यार, मैंने आपको पहले ही बता दिया। वर्क फ्रॉम होम में बस खाली यहाँ पर क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है वो यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।